Hello students, so welcome you to the last part of the chapter in class 12, that is human reproduction. We had discussed each and everything in the previous 3 videos that I have shared with you in the WhatsApp group. We had talked about the parts of the male and female reproductive system, the process of gametogenesis in males and in females, the hormonal control of the gametogenesis. After that, we had dealt with the portion of menstrual cycle in the previous video, and now the last part of the video will be about the fertilization, implantation and parturition. So let's begin. First of all, we know that fertilization is the process which is fusion of a sperm, that is the male gamete, with an ovum, that is the female gamete. Now what are the things which are taking place and how does fertilization occur? फर्टिलाइजेशन जो है वो ऑकर होता है आफ्टर एक प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब क्या है ना, ड्यूरिंग कॉइटस और द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जिसको हम लोग कॉप्यूलेशन भी बोल सकते हैं. सीमेन जो होता है विच कैरी अलोंग द स्पर्म्स, वो रिलीज होता है फ्रॉम द पेनिस इनटू द वेजाइना. ठीक, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन. नेक्स्ट, ये जो आपके स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं इनटू द वेजाइना, दिस मोटाइल स्पर्म्स विल रैपिडली स्विम फ्रॉम द सर्विक्स टू द यूटरस एंड नेक्स्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब. और फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पोर्शन में वो जाएगा ना, द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट. ठीक है, आप एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन जानते हो, पहले वीडियोस में मैं डायग्राम के साथ ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, तो वहां तक आपके जाएगा कौन ना, स्पर्म. नाउ द स्पर्म विल मीट द ओवम दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. तो जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएगा विद द ओवम, नाउ द ओवम हैज टू लेयर्स. द आउटर लेयर विल बी द कोरोना रेडियाटा, और उसके अंदर वाला जो लेयर होगा दैट विल बी नोन एज द जोना पेल्यूसिडा. तो जैसे ही आपका स्पर्म कांटेक्ट में आता है ये जोना पेल्यूसिडा लेयर का, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन. ठीक है, स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर हमें पता है क्या होता है, द एक्रोसोम. तो उसका जो एक्रोसोमल फ्लूइड है वो फ्लूइड आके इस जोना पेल्यूसिडा को एक ऐसा केमिकल चेंज कर देता है, और जैसे ही एक सिंगल स्पर्म का एंट्री होता है, दैट जोना पेल्यूसिडा लेयर विद द केमिकल रिएक्शन विद द एक्रोसोमल कंटेंट्स, वो और एडिशनल स्पर्म्स को आने से रोक देता है. ठीक है, नेक्स्ट, तो वही लिखा है यहां पर, एंजाइम्स ऑफ द एक्रोसोम, जो स्पर्म से रिलीज हो रहा है वो इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को क्या कर देगा, वो डिसॉल्व कर देगा. क्लियर है, और तब ओवम का जो सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस स्पर्म हेड को अंदर आने देगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. जैसे ही स्पर्म हेड एंट्री करेगा इनटू द ओवम, दैट विल बी एंश्योरिंग द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड मियोसिस. और सेकेंड मियोसिस जैसे ही कंप्लीट होता है, जो आपका प्राइमरी वोसाइट सेकेंडरी वोसाइट बनने का प्रोसेस चल रहा था, वो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होके और सेकेंडरी वोसाइट बन जाएगा, एंड इट विल बी द सेकेंडरी वोसाइट विथ द रिलीज ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी. क्लियर है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म्स मूव करेगा फ्रॉम द सर्विक्स यूटेरस टू द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन. जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएगा विद द ओवम, जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसको डिसॉल्व करेगा, और तुरंत आपका वो एंट्री कर जाएगा, और द ओवम विल बी कंप्लीटिंग इट्स सेकेंड मियोसिस स्टेज टू फॉर्म द सेकेंडरी वोसाइट एंड द सेकेंडरी पोलर बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट, जब आपका ये हो जाता है उसका मतलब ही कि अल्टीमेटली आपका फर्टिलाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड एंड द डिप्लॉयड जाइगोट is produced by the fusion of sperm and ovum. क्लियर है, सो ये देखो एक आपका डायग्राम के हिसाब से मैंने बताया है, दिस इज द ओवम, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम,
which is surrounded by a perivitelline space. और इससे भी आगे होगा the zona pellucida layer, और यहां पर आपके देखो डायगोनली अरेंज, जैसे रेडियस होता है, रेडियस की तरह अरेंज होता है आपका द सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा. तो जो स्पर्म हेड होगा, ये जो रेड कलर का पोर्शन आ रहा है, दिस इज द एक्रोसोमल हेड. तो यही आके सबसे पहले डिसॉल्व करेगा जोना पेल्यूसिडा लेयर को, और जैसे ही जोना पेल्यूसिडा लेयर डिसॉल्व हो जाता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके हिसाब से जो स्पर्म के वजह से जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हुआ, वो तो एंट्री कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हुए ओवम के अंदर, बट उस केमिकल रिएक्शन के वजह से जो जोना पेल्यूसिडा लेयर डिसॉल्व हो गया है, वो एक ब्लॉकेज की तरह काम कर देगा, ताकि एडिशनल कोई स्पर्म्स इस ओवम के अंदर आ ना सके. क्लियर है? ठीक है. तो दिस एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म इज यूटिलाइज्ड एंड इट इज अलाउड टू एंटर इनटू द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो अब हमारा फर्टिलाइजेशन खत्म हो चुका है, अब होगा इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होने से पहले जो जाइगोट बना, दैट विल बी अ सिंगल सेल, और जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल. क्लियर है? तो अब ये जाइगोट विल बी अंडरगोइंग वेरी रैपिड माइटोटिक डिवीजन, मतलब जहां पे आपका एक डिप्लॉयड सेल बनाएगा. क्लियर है? और ये पूरा का पूरा चलता रहता है कहां पर ना, जैसे जाइगोट बना कहां पे, द एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन. अब वो एम्पिलरी इस्थमस जंक्शन से जैसे जैसे मूव करके यूटेरस तक आता रहेगा, वो बार बार रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करेगा. और जो माइटोटिक डिवीजन यहां पे हो रहा है, द सेल डिवीजन विच इज टेकिंग प्लेस इन द जाइगोट, उस सेल डिवीजन को हम लोग बोलेंगे क्लीवेज डिवीजन. कोई दिक्कत? अब तो मतलब सिंगल सेल जो है, वो सिंगल सेल पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है? एक टर्म है ब्लास्टोमियर्स. दिस नेम सजेस्ट जो ये आपके 2 सेल 4 सेल जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनमें, ठीक है, द इंडिविजुअल सेल्स इन द 8 सेल स्टेज और इन द 16 सेल्ड स्टेज, तो वो हर एक सेल को हम लोग नाम देंगे ब्लास्टोमियर्स. क्लियर है? अब इस जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, इसको हम लोग अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग नाम देते हैं. जैसे जब दैट स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो, जब उसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होंगे, उस स्टेज को हम लोग नाम देंगे मोर्यूला. क्लियर? तो व्हाट इज द मोर्यूला? ना, इट इज द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स. ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि यही आपका जो मोर्यूला है, ये मोर्यूला कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा, और डिवाइड होके एक लार्ज मास ऑफ सेल्स बनाएगा, जिस मास ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट. जनरली ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 16 to 32 ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं. क्लियर है? और ये यही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है जिससे वो ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस के अंदर एंट्री करेगा. ठीक है? ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट के हिसाब से वो यूटेरस के अंदर एंट्री करेगा. अब देखते हैं नेक्स्ट. यही जो ब्लास्टोमियर्स है, जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपके रहेगा, करीबन 16 से लेके 32 ब्लास्टोमियर्स रहेगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर. ये अब अलग अलग अरेंज्ड होगा इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स. आउटर लेयर जो होगा, उस आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है? और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग नाम देंगे द इनर सेल मास. क्लियर है? तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया. ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो आउटर लेयर्स है, दैट विल बी नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और इनर के अंदर जो आपके ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम लोग नाम देंगे इनर सेल मास. क्लियर है? चलिए देखते हैं एक बार. ये है आपका सिंगल जाइगोट, सिंगल सेल. ठीक है? इसके अंदर देखिए ऐसे करके ये जो फरोड डिवीजन हो रहा है, दिस डिवीजन इज कॉल्ड द क्लीवेज डिवीजन. तो एक बार क्लीवेज डिवीजन हुआ, 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8, 8 से 16. क्लियर है? तो ये जो मोर्यूला स्टेज आने में कितना टाइम लग रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद अराउंड 72 आवर्स के बाद आपका बनेगा द 8 to 16 सेल स्टेज, दैट इज कॉल्ड
द मोरियोला। क्लियर है? मोरियोला से जब और भी आपका एक स्टेज आपका क्लीवेज डिवीजन होके जब 16 to 32 ब्लास्टोमियर स्टेज बन जाएगा, उस स्टेज को हम लोग नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? तो और ये ब्लास्टोसिस्ट बनने में टाइम लग जाएगा 4 दिन। मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद 3 से 4 दिन उस जाइगोट को रैपिडली आपका क्लीवेज डिवीजन होते हुए यूटेरस में आने को टाइम लग जाएगा। क्लियर है? तो इट इज अ ब्लास्टोसिस्ट विच विल बी एंटरिंग इनटू द यूटेरस। और इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आप देख रहे हो कि सेल्स हैव अरेंज्ड एज एन आउटर लेयर, और ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है इसी को हम लोग नाम देंगे ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो झुंड में आपके एक साथ सेल्स है इसको हम लोग नाम देंगे द मास ऑफ सेल्स इनर सेल मास। क्लियर है? देखते हैं इन दोनों का काम क्या है। अब सबसे पहले ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जैसे देखिए सपोज करिए अब आपका जो ट्रोफोब्लास्ट था, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट था, ये अब एंट्री कर गया इनटू द यूटेरस। जैसे ही यूटेरस के अंदर ये एंट्री किया, ये है आपका एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। क्लियर है? अब होगा इम्प्लांटेशन, तो ये आके ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, दिस इज योर द ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज योर इनर सेल मास। क्लियर है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके कई सारे ऐसे फिंगर लाइक विलाई हो जाएगा, ठीक है, और ये चिपक जाएगा टू द इनर वॉल ऑफ दैट इज द एंडोमेट्रियन वॉल ऑफ द यूटेरस। क्लियर है? देखते हैं कैसे होता है। सो द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड to the cells of the endometrium and the inner cell mass now will give rise to the embryo। मतलब ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट अपने आप को इम्प्लांट या एम्बेड करवाने में मदद करेगा इस ब्लास्टोसिस्ट को, और इनर सेल मास जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस जो होगा वो इस इनर सेल मास से ही होगा। नेक्स्ट, आफ्टर अटैचमेंट ये जो आपके सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम है ये बहुत जल्दी डिवाइड होना चालू करेगा, और चालू करते हुए ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर कवर कर लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट पूरा का पूरा कवर अप हो जाता है विद द एंडोमेट्रियम, दिस स्टेज इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट जुड़ना ही इम्प्लांटेशन नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जब एंडोमेट्रियम के आपके सेल्स उस ब्लास्टोसिस्ट को पूरे के पूरे एम्बेड कर देगा, तभी उस कंडीशन को हम लोग नाम दे सकते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन ही हमें मदद करवाता है दैट द प्रेगनेंसी हैज स्टार्टेड व्हिच लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्लियर है? ये आपके कई सारे एक बहुत अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है। देखिए अलग अलग स्टेजेस दिया हुआ है, जैसे स्टार्टिंग ऑफ ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और रप्चर होके ओवम रिलीज हुआ। यही ओवम आपका एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक पहुंच के ये देखिए ये पोर्शन को दिखा रहा है कि दीज आर द स्पर्म्स विच मीटिंग द ओवम। क्लियर है? अब सी स्टेज जो है दिस इज योर फर्टिलाइजेशन हो गया है एंड दिस इज योर जाइगोट। जाइगोट से ये 2 सेल स्टेज, 2 से आपका 4 सेल स्टेज, 4 से 8, 8 से 16। तो ये 8, 16 सेल स्टेज को हम लोग मोरियोला बोलते हैं। और मोरियोला स्टेज कहां तक होता है? इन द आपका फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? जैसे ही मोरियोला से आपका अगेन सेलुलर डिवीजन होके आपका 16 to 32 सेल स्टेज बन जाएगा, तब इसको हम लोग नाम देंगे ट्रोफोब्लास्ट। एंड देखिए ट्रोफोब्लास्ट को यहां पे F से डिनोट कर रहा है, और ट्रोफोब्लास्ट F इज एंटरिंग इनटू द यूटेरस। ठीक है? धीरे धीरे यही आपका ब्लास्टोसिस्ट बनके और ये आपका इम्प्लांट हो जाएगा। दैट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स कंप्लीटली एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। कोई दिक्कत सर? ठीक है, चलिए अब इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट देखते हैं और प्रेगनेंसी क्या होता है ना। वही सेम डायग्राम में दोबारा आपको यहां पे लगवाया है। देखिए द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट जो है विल बी डिफरेंशिएटिंग इनटू एन
इनर लेयर एंड एन आउटर लेयर। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये डिफरेंशिएट होगा इनटू टू लेयर्स, एक इनर लेयर बनाएगा और एक आउटर लेयर बनाएगा। जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर को हम लोग नाम देंगे कोरियन, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग नाम देंगे कोरियोनिक विलाई, और यही कोरियोनिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? ट्रोपोब्लास्ट जो है दो सेल्स में डिवाइड, मतलब दो लेयर्स में डिवाइड होगा, इनर लेयर और आउटर लेयर। आउटर लेयर जो है उस आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरियन, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ कोरियोनिक विलाई, जो एम्बेड हो जाएगा या ग्रो हो जाएगा इनटू द एंडोमेट्रियम। क्लियर है? अब ये जो यूटेरिन टिश्यू है और कोरियोनिक विलाई है, ये दोनों आपस में बिल्कुल एक साथ जकड़ जाएंगे। ठीक है? जैसे रूट्स एंटर इनटू द सॉइल एंड दे लाइक फुल्ली फिक्स इनटू द सॉइल, ठीक वैसे ही आपका एक यूटेरिन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई के बीच इंटरडिजिटेटेड हो जाएगा। क्लियर है? और ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाएगा which is very very important for the developing embryo as well as the mother body, or this structural and functional unit will be known as placenta, मतलब the nutritive tissue। क्लियर है? वो जो एक आपका स्ट्रक्चर बनाएगा between the developing embryo and that of the maternal body। कोई दिक्कत सर यहां तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ इसके फंक्शंस क्या क्या है ना। सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द सेम डायग्राम इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बायो बुक आल्सो। ठीक है? तो ये जो आपका इंटरडिजिटेटेड विलाई थे, यही से आपका द प्लेसेंटल विलाई का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आपका प्लेसेंटा है जिसके अंदर द डेवलपिंग एम्ब्रायो बढ़ रहा है। ठीक है? ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है which forms a channel or a network between the growing embryo and the maternal body। ठीक है? ये umbilical cord is fully presented with a lot of blood vessels and other endocrinal tissues। कोई दिक्कत सर? ठीक है? अब ये हम लोग देख रहे हैं कि this is the uterus। अब इस यूटेरस का यहां पर जो कैविटी था वो पूरा का पूरा आपका ड्यू टू द एंटायर सेक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन ये बिल्कुल पैक्ड अप हो गया है, ताकि इस एम्ब्रायो को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करे। क्लियर है? ठीक है? आप ये देखो, जो सर्विक्स या सर्वाइकल कैनल था, यहां पर भी जो आपका ये ड्यू टू द ओवर सिक्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आपका द एंडोमेट्रियल लाइनिंग से ये भी जगह बिल्कुल बंद हो गया, फिक्स हो गया, ताकि आसानी से इस एम्ब्रायो को बढ़ने के लिए पूरा का पूरा जगह मिल जाए। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम द डायग्राम, प्लेसेंटा का हमें देखना है कि क्या क्या फंक्शंस होता है। सबसे पहले ये आप जानते भी हो, पहले क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि ये जो प्लेसेंटा है ये एक कनेक्शन करता है फ्रॉम द मैटरनल बॉडी टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। क्लियर है? प्लेसेंटा का फर्स्ट काम क्या है ना? इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को खाना देना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन देना। ठीक है? नेक्स्ट, एम्ब्रायो अपने आप एक्सक्रीशन नहीं कर सकता है अभी, बिकॉज इट इज इन द डेवलपिंग स्टेज। तो यही जो आप बड़ी इट हैज सेल्स, और वो सेल्स इस न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को लेके अपना काम पूरा करके एनर्जी रिलीज करके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जनरेट करेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल एम्ब्रायो छोड़ेगा इनटू which is will be coming through the umbilical cord and it will be moving into the maternal body। ठीक है? तो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। ये जो प्लेसेंटा है, इस पोर्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, एंड नीट में तो बहुत ही पसंदीदा सवाल बनता ही है।
ठीक, बोर्ड में जो सवाल पूछा जाता है कि प्लेसेंटा कैसे करके एक एंडोक्रिनल टिश्यू की तरह बिहेव करता है। एंडोक्रिन मतलब हार्मोन प्रोड्यूसिंग। तो हाउ डज द प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्रिनल टिश्यू? तो इसका जवाब होगा कि क्या क्या हार्मोन आपका प्लेसेंटा सीक्रिएट करता है ना। सबसे पहले होगा द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कोई दिक्कत सर? क्लियर? आपको याद होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम लोग कर रहे थे, लास्ट फेज में आके मैंने आपको बोला था कि ये जो ओवम था, द फेट ऑफ द ओवम, याद करिए कि अगर ये फेट ऑफ द ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो जो एंडोमेट्रियम होगा वो इंटैक्ट रह जाएगा, इट विल नॉट बी डिस्कार्डेड आउट, है ना। और ये जो आपका इंटैक्ट रहना, कॉर्पस ल्यूटियम भी इंटैक्ट रह जाएगा ड्यू टू द सिक्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एफएसएच आपका कम सीक्रिएट होगा, तो वो मेंटेनिंग ऑफ द शेप ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड द एंडोमेट्रियम के लिए कहीं ना कहीं आपका जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट विल बी द HCG और द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्लियर है? बिकॉज वी आर विविपेरस एनिमल्स, और जैसे ही ये एम्ब्रायो बाहर आएगा उसको तुरंत दूध की आवश्यकता होगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन, मदर्स मिल्क। क्लियर है? तो लैक्टोजन, लैक्ट शब्द का अर्थात ही होता है कि समथिंग रिलेटेड टू मिल्क। तो वो जो लैक्टोजन है आपका, वो भी आपका एक सिग्नल पहुंचाएगा टू द पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो कि ऑक्सीटोसिन, जो कि प्रोलैक्टिन होंगे, वो सारे के सारे आपका काम करेगा कौन? प्लेसेंटा विल बी एक्टिंग एज एन एंडोक्रिनल टिश्यू, दैट इज अ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फाइनली एक सेट ऑफ एस्ट्रोजेंस भी प्रोड्यूस करेगा और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम द प्लेसेंटा, ताकि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये बहुत अच्छी तरह इंटैक्ट रह जाए विदाउट गेटिंग डिस्कार्डेड। क्लियर? तो ये 4 हार्मोन्स है, बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और ये 4 हार्मोन्स क्या काम कर रहा है ना, दे आर वेरी वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है सर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि लेट प्रेगनेंसी फेज क्या होता है और क्या क्या हार्मोन्स इसके अंदर आपका रिलीज करेगा ना। लेट प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन, और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये कौन सीक्रिएट करेगा? ये सीक्रिएट करेगा ओवरी। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी के अंदर कुछ कुछ हार्मोन जैसे कि थायरॉक्सिन, जैसे कि प्रोलैक्टिन, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ये कई गुना मदर्स बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स का सीक्रिएशन बढ़ जाएगा। क्लियर है? और ये पांचों के पांचों हार्मोन बढ़ने का रीजन क्या है ना, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, नंबर 1, जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस जो मदर के अंदर आ रहा है, नंबर 2, एंड इन 3 द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? तो ये जो 5 हार्मोन लिखा है ये कई गुना बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, फॉर सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ जो अंदर जन्म ले रहा है, द मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, अब वही मैं ये पॉइंट पहले भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड हो जाता है एक स्ट्रक्चर, एक टिश्यू जो प्लेसेंटा ऑफ द मैटरनल बॉडी को एम्ब्रायो से कनेक्ट करता है, जिसके जरिए से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो होना चालू हो जाता है फ्रॉम द एम्ब्रायो टू द मदर्स बॉडी। क्लियर है? अब ये जो इंप्लांटेशन हो चुका है अच्छी तरह, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब जो इनर सेल मास होता है इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, दैट विल बी नाउ डेवलपिंग इनटू द 3 जर्मिनल लेयर्स। याद करिए सर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, वी आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है? एंड सिलोमेट। तो व्हाट आर द व्हाई ट्रिप्लोब्लास्टिक? बिकॉज एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म। तो ये आपके द इनर सेल मास जो धीरे धीरे करके आपके 3 अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला बनेगा द आउटर एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म का काम क्या होगा? वो हमारा एक्सोस्केलेटन बनाएगा।
क्लियर है? सेकेंड, द मिडिल लेयर जो है दैट इज द मेसोडर्म। हमें पता है ये मेसोडर्म के अंदर ही आपका कैविटी होता है जिसको हम लोग सीलोम बोलते हैं, और ये बॉडी कैविटी के अंदर ही द ऑर्गन्स डेवलप। तो ये मेसोडर्म एरिया होगा जहां पे आपके द ऑर्गन्स विल डेवलप। एंड फाइनली द इनर सेल लेयर दैट विल बी द एंडोडर्म, जहां पे आपके इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स बनेंगे। क्लियर है? तो ये आपका जर्मिनल लेयर्स होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। नाउ स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देंगे स्टेम सेल्स। आप लोग याद करो, मैं काफी बार क्लास लेते हुए बोला था कि स्टेम सेल बैंकिंग, जैसे स्पर्म बैंक, सीड बैंक्स होते हैं, वैसे स्टेम सेल को भी प्रिजर्व करने के लिए स्टेम सेल बैंक्स आजकल आपका तैयार होकर रखा हुआ है। तो ये स्टेम सेल्स जो है ये एक्चुअली कहां पर होता है? इनसाइड द इनर सेल मास। और ये स्टेम सेल्स के अंदर पोटेंशियल होता है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है? अब चलिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी का 1 महीने के अंदर, मतलब आफ्टर 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, द एम्ब्रायोज हार्ट विल बी फॉर्म, मतलब पहला हार्ट बीट मिलेगा आफ्टर 1 month। बाय द एंड ऑफ द 2nd month जो फीटस होगा वो धीरे धीरे लिम्स डेवलप करेगा, और लिम्स के अंदर डिजिट्स होंगे। डिजिट्स मतलब द फिंगर्स। फिंगर्स अलग नहीं होंगे, फिंगर्स एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, बट प्रॉपरली आपका वो फॉर्म हो जाएगा जो आगे जाके फिंगर्स के लिए अलग अलग करके सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है? तो ये 2nd month के अंदर ही fetus will be developing the limbs, the 4 limbs and the digits। 3rd month खत्म होते ही ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम उस फीटस के अंदर बन जाएगा। जब आपका 5th month हो जाएगा तब थोड़ा थोड़ा फीटल के हेड के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, और सबसे पहली बार फीटल मूवमेंट ऑब्जर्व होगा ड्यूरिंग द 5th month। क्लियर है? अब 6 months होते हुए द बॉडी, जो हेड के ऊपर सिर्फ हेयर नजर आ रहा था, अब द एंटायर बॉडी विल बी कवर्ड विथ वेरी फाइन हेयर। ठीक है? उसके बाद आईलिड्स जो होंगे, आईलिड्स अलग अलग करके सेपरेट होंगे, और आई लैशेस भी फॉर्म्ड हो जाएंगे। दिस विल बी आफ्टर 6 months। एंड फाइनली आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, जब पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, द फीटस विल बी नाउ कंप्लीटली डेवलप्ड एंड विल बी रेडी फॉर इट्स डिलीवरी। ठीक है? और इस फीटल डिलीवरी को ही हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? पार्ट्यूरेशन। सो ये बाय स्टेजेस हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट मंथ के अंदर देखो कोई भी ऑर्गन्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ओनली द हार्ट बीट इज फाउंड। ठीक? और साइज ऑफ द एम्ब्रायो इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है? लाइक अ ग्रेन ऑफ अ राइस, एक चावल के दाने के जैसा इसका साइज होता है ड्यूरिंग 1 month। जब 2nd month होता है तो हल्का हल्का लिम्स वगैरह डेवलप होना चालू हो जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर देखेंगे कि ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है? जो ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हुए 4 महीने भी हो जाता है, एंड 5 महीने के अंदर आके हमें थोड़े थोड़े बाल नजर आएगा द फीटल हेड के ऊपर, और ये फीटस मूव करना चालू कर। क्लियर है? अब देखिए मूव करके द हेड रीजन विल बी नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सर्विक्स। क्लियर है? ये आपका सर्वाइकल ओपनिंग है। ठीक है? तो ये आपका सर्विक्स है, सॉरी सर्वाइकल गलती से बोल दिया, सर्विक्स ओपनिंग है ये आपका। क्लियर है? तो 6 महीने होते हुए बॉडी अच्छी तरह कवर होकर रखा हुआ है फाइन हेयर के साथ, आईलिड सेपरेट हो गया है, और आई लैशेस भी फॉर्म हो चुका है। एंड बाय 9 month the fetus is completely developed inside the female uterus, and now it is ready for parturition। So now parturition जब हम लोग 9 months कंप्लीट हो जाता है, जो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी है, दैट पीरियड इज कॉल्ड, द 9 months का जो पीरियड है
उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, पार्ट्यूरिशन का मतलब क्या है ना, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस दैट इज आफ्टर 9 months फ्रॉम द मदर्स यूटरस, कब, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, और कैसे निकलेगा, बाय विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस। इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे पार्ट्यूरिशन। ठीक, तो और एक बार, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूटरस, कब, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, कैसे, बाय विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्ट्यूरिशन। ठीक है, ये पार्ट्यूरिशन होने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्रिनल मैकेनिज्म होता है। न्यूरो एंडोक्रिन मतलब अंडर द एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्रिनल सिस्टम। ठीक है, कैसे ना, पार्ट्यूरिशन सिग्नल जो है वो ओरिजिनेट कहां से होगा, फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से पार्ट्यूरिशन का सिग्नल आपका ओरिजिनेट होगा, जिसके हिसाब से माइल्ड यूटेरीन जो यूटेरस के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देगा, और इसको हम लोग बोलते हैं द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, यही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर कर, मतलब मैटरनल पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा, ताकि पिट्यूटरी से ज्यादा मात्रा में अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलना चालू कर दे। क्लियर है? तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जैसे ही होता है, मैटरनल पिट्यूटरी तक आपका सिग्नल पहुंचता है, और इस सिग्नल की वजह से मैटरनल पिट्यूटरी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज करना चालू कर देता है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन के वजह से ज्यादा मात्रा में यूटेरिन मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसके वजह से अगेन फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन्स होते रहेंगे। मतलब क्या है, अगेन अ केस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर? ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जिसके हिसाब से ज्यादा मात्रा में यूटेरिन मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, उसके हिसाब से एज अ रिजल्ट अगेन सीक्रिएशन ऑफ ऑक्सीटोसिन्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अब ये जो स्टिम्यूटली आपका रिफ्लेक्स हो रहा है बिटवीन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन सीक्रिएशन हो रहा है, ये ज्यादा मात्रा में आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा इन द यूटेरिन मसल्स, एंड फाइनली एक्सपल्शन ऑफ द बेबी विल बी हैपनिंग आउट ऑफ द यूटेरस। कहां से? थ्रू द बर्थ कैनाल और द वजाइनल कैविटी। क्लियर है सर? So this is your parturition, and finally the last portion of our topic, that is the lactation. सर parturition से बच्चा तो बाहर आ गया, अब उसको बाहर आते हुए मां का दूध चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी आपका एक न्यूरो एंडोक्रिनल मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे ना। अब तक जैसे ही आपका देखिए प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, धीरे धीरे लैक्टेशन भी आपका चालू हो जाता है इन द मैमरी ग्लैंड्स। तो द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन and start producing milk at the end of pregnancy. Milk secretion होना चालू हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है ना। और जैसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा, बच्चा बाहर आ गया, अब द मिल्क प्रोडक्शन विल बी हैपनिंग, और इस मिल्क प्रोडक्शन को ही हम लोग नाम देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। अच्छा, ये लैक्टेशन क्या मदद करता है ना, इट हेल्प्स द मदर की इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। क्लियर है? अब इनिशियल स्टेज में लैक्टेशन शुरू हुआ, लैक्टेशन शुरू होने के इनिशियल स्टेज में जो मैमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकल के आएगा, उस मिल्क को हम लोग नाम देंगे कोलोस्ट्रम। क्लियर? इस कोलोस्ट्रम से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, क्यों देखेंगे अभी। ये कोलोस्ट्रम क्या क्या प्रोवाइड करता है, यही क्वेश्चन होता है। तो इस कोलोस्ट्रम के अंदर क्या क्या मिलता है बच्चे को ना, दिस कोलेस्ट्रॉन कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, जिसके अंदर सबसे मेन एंटीबॉडी कौन सा है, IgA। इसको आप कैसे पढ़ोगे, इम्यूनोग्लोबिन A। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रहता है जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि फैट्स, जैसे कि लैक्टोस, और ये आपके पैसिव इम्यूनिटी भी देता है
बेबी को, मतलब प्री फॉर्मिंग एंटीबॉडीज देता है। इसीलिए एक ग्रोइंग बेबी को हमेशा एक ब्रेस्ट फीडिंग का रिकमेंडेशन किया जाता है। ठीक है सर, क्लियर है? तो ये कोलोस्ट्रम बहुत अच्छी तरह पढ़ना है ना। ये से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू करेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में। अगर कोई भी किसी को दिक्कत हो रहा है तो तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप में मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो इसका नोट्स इसको देख के अच्छी तरह बना लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत तो मुझे फोन करिएगा। थैंक यू।